तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और हम यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 3 है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो ये था कि आपको समरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के पुराने कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो अच्छा, चलिए हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। जैसे कि आपको ये पता होगा कि एक एनर्जी होता है, ठीक है, एक एनर्जी, ठीक। एनर्जी बेसिकली अगर आप एनर्जी की बात करें तो एनर्जी दोनों में होता है, एक पार्टिकल में भी होता है और आपके वेव में भी एक एनर्जी होता है ना। वेव, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह सब देखते होंगे, वो सब में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है और एक छोटे से पार्टिकल में भी एनर्जी होता है। जिस एक पार्टिकल में जो एनर्जी होता है उसका, हर पार्टिकल का एक मास होता है, ठीक है। इस मास में ही फिर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हम लोग बेसिकली, ये मास से, है ना। और बेसिकली पार्टिकल में चार्ज भी होता है, ठीक है। अगर आप पार्टिकल को देखो तो चार्ज भी होता है। अगर ये चार्ज स्टेशनरी है, अगर ये चार्ज आपका एक स्थित जगह पे है, फिक्स है, तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर चार्ज आपका एक जगह पे स्थित है, स्टेशनरी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज आपका मूव कर रहा है, याद रखिएगा, है ना। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोगों को, मेरे को शायद अगर ध्यान होगा आपको, एक चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इससे ना एक एनर्जी फॉर्मेट होता है जो इसके आसपास होता है, ठीक है, जो दूसरे चार्ज को भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज के पास ऐसा एक एनर्जी इन्फ्लुएंस होगा जो इस पे वो कर रहा होगा, ताकि अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, लेट सपोज कि पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाए, तो इसमें क्या होगा रिपेल का फोर्स लगेगा। और अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, है ना। तो बेसिकली ये जो फील्ड है, बेसिकली ये जो निकल रहा है, जो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, इसको हम आम भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नॉर्मल भाषा में इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और बेसिकली ये जो इन्फ्लुएंस जो मैं बोल रहा हूँ कि ये दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपेल करेगा। और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ क्रिएट करता है। इसीलिए आपको याद पता होगा कि अगर इसका हम फोर्स निकालने जाएं कि कितना फोर्स लग रहा है, तो आप ये बोलेंगे कि जितना चार्ज है Q इंटू उसमें जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इतना फोर्स लगेगा उसको। तो इस ये है आपका फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और यही अगर आपको ऐसे पढ़े होगे बचपन में, तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है फोर्स, है ना। तो और ये कौन सा पाथ बनाता है, एक लीनियर पाथ बनाता है। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है जो आप लोगों को शायद पता होगा। अब हम लोग, मुद्दे की बात ये है कि कभी भी मान लीजिए एक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है, मतलब आपको पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे करंट मूव कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। तो बेसिकली हो सकता, उसी को दूसरे शब्दों में बोलो तो चार्ज मूव कर रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है चार्ज का पर यूनिट टाइम। अब जब कभी भी आपका करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक एनर्जी फॉर्मेट आ जाता है ना। यहाँ पे आपका एक एनर्जी फॉर्मेट आ जाता है, कोई एक एनर्जी आ जाता है जो इसके आसपास होता है, इसके सराउंडिंग में होता है, और दूसरे चार्जेस को, दूसरे मूविंग चार्ज को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इस जो ये आपका फील्ड है, बेसिकली जो इसके आसपास हो रहा है मूविंग करंट में, इस क्या बोलते हैं, इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड आप लोग समझ पा रहे हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। कि इट इज एन, अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो आप सीधा सीधा बोलिएगा कि सर ये एक एनर्जी फॉर्मेट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक एनर्जी का फॉर्मेट है जो एक मूविंग चार्ज के ऑल अराउंड रहता है और दूसरे मूविंग चार्ज को इन्फ्लुएंस करता है। अब बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि दूसरे चार्ज को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अगर मैं पूछूं कि ये कोई दूसरा चार्ज आ गया, मान लो दूसरा कोई फील्ड है, उसको वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है,
तो मैग्नेटिक फील्ड में जो इन्फ्लुएंस शब्द है वो ऐसा होता है कि कोई भी दूसरा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो उसको भी सर्कुलर शेप में बना देता है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला जो फील्ड है ये सर्कुलर शेप का है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, लीनियर शेप का था। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब कोई पार्टिकल इस फील्ड में आता है तो वो अपने आप एक एनर्जी एक्वायर कर जाता है और वो एनर्जी के साथ गोल 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 घूमता रहता है ना। तो बेसिकली इसका अगर आप फोर्स निकालें कि अगर कोई पार्टिकल आप ले आए इस फील्ड में और वो कितना फोर्स एक्वायर कर रहा है, तो आप बोलोगे कि सर जितना उसका चार्ज है और यहाँ पे वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा ये फॉर्मूला आप लोग बचपन में हमेशा सुनते ही आ रहे होंगे, है ना। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उसको कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं और इसको कोई बता सकता है क्या क्या बोलते हैं? लॉरेंज हाँ, इसको लॉरेंज लॉरेंस लॉ बोलते हैं। इस फोर्स का फॉर्मूला को देने वाले लॉरेंस लॉ है। तो बेसिकली ये ऐसा है और आप बचपन से ये भी सुनते होंगे F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होता है जब सर्कुलर पाथ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स लगता है बेसिकली वो ऐसा सर्कुलर इन पाथ लगता है। तो आपको मैंने सिर्फ अभी बेसिक समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्मेट से कहां से अपन लेके आए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है रियल मायने में, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है रियल मायने में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए कभी भी अगर आप देखिएगा एक क्यू चार्ज है, ठीक है, एक क्यू चार्ज है, वो अगर मूव कर रहा है, वो अगर मूव कर रहा है विदाउट एक्सिलरेशन, अगर वो मूव कर रहा है विदाउट एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्स्टेंटली वो गेन करना, दैट इज एक्सिलरेशन, है ना। तो विदाउट अगर एक्सिलरेशन मूव कर रहा है तो उसमें आप बोल सकते हैं कि उसमें स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है ना, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर, ठीक है, लेट सपोज आप इसको कैसे बोल सकते हैं, डीसी करंट, अगर मैं पूछूं आपको डीसी करंट तो आप बोलेंगे कि सर डीसी करंट तो मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए 5 एम्पियर, ये डीसी करंट की वैल्यू। तो डीसी करंट कहीं ना कहीं इज द कॉज ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर यही क्यू, ठीक है, अगर यही क्यू एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मतलब धीरे 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 उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तब आप इसको बोल सकते हैं, अगर आपका जो चार्ज है वो अगर एक्सेलरेशन के साथ मूव करे तब इसको आप वेव का नाम दे सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज वेव। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेव या मैग्नेटिक वेव, तो और जब कंबाइन रहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिकली आपको यह दो चीज समझना था कि जब चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन मूव करता है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो एक डीसी करंट है और डीसी करंट हमेशा एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। लेकिन आपका अगर कोई चार्ज है जो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो वो वेव को जनरेट करता है। अब इसमें आपको मैं बेसिक कुछ टर्म्स बताता हूँ, बेसिक टर्म्स जो आप लोगों के काम आने वाला है। जैसे कि आपका अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर नाम दूं तो वो आप दर्शाते हैं एच से। हमेशा अगर आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से दर्शाते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग एच से दर्शाते हैं। और बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, ये एक मेजर करने का तरीका है। किस चीज को मेजर करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के आपके स्ट्रेंथ, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा एट एनी पॉइंट इन द फील्ड, मतलब अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं उसके आप किसी भी पॉइंट में अगर आपको मेजर करना है, क्या मेजर करना है, उसका स्ट्रेंथ मेजर करना है, उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करना है, ठीक है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इट इज अ मेजर, ये एक मेजरमेंट है किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में उसका एक मेजर है ये। तो बेसिकली ये इसका अगर आप यूनिट देखें तो इसका यूनिट क्या होता है, ये होता है एम्पियर पर मीटर।
आप समझ पा रहे हैं, एम्पियर पर मीटर इसका एक वो होता है, मतलब एक्चुअली जनरली कभी भी आप इंटेंसिटी को नापेंगे तो इंटेंसिटी हमेशा पर मीटर में ही आता है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आप नापेंगे तो वो वोल्ट पर मीटर आता है ना। तो वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपका एम्पियर पर मीटर होता है। ओके, तो चलिए हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को समझ गए, अगर अब मैं कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूंगा तो आपको समझ जाना है कि वो आप सर एच की बात कर रहे हैं, है ना। अब वैसे ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की बात करूंगा, अब दोनों चीज को याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी अगर शब्द बोलता हूं तो उसको मैं बी से दर्शाता हूं, है ना, बी से दर्शाता हूं। और बी, अब ये क्या चीज है सर, तो सर ये भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक तरीका है किसी भी पॉइंट ऑन इन द फील्ड, मतलब सेम चीज है। अगर आपको एक फील्ड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को नापना है किसी भी पॉइंट पे, तो आप दोनों तरीके से नाप सकते हो, इंटेंसिटी और डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी होता है, आप जानते हैं ना, डेंसिटी मतलब हिंदी में घनत्व होता है। तो घनत्व क्या होता है, ये ऐसा होता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर क्या है, आपका फ्लक्स का नापने का तरीका होता है। तो कितने वेबर गए, कितना फ्लक्स आपका गया, फ्लक्स का मतलब समझ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका वो है, लाइंस है। तो ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आम भाषा में टेस्ला में भी इसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन ना कई बार आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसरो में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आप बोल दीजिए, इसका यूनिट क्या है। और चार ऑप्शन रहते हैं आपका, ये इंटेंसिटी वाला भी रहता है, एम्पियर पर मीटर, ऐसे भी ऑप्शन रहते हैं। तो आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला में आपको चुनना है ना। ओके, आप कभी भी आप डेंसिटी की बात करेंगे तो हमेशा पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात करेंगे तो आप कूलम पर मीटर स्क्वायर रहता था, यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि परमिएबिलिटी होता है, ठीक है, परमिएबिलिटी। तो मैं आपको परमिटिविटी बताया था, अगर याद होगा, वैसे ही परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल है या कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, ठीक है, एच फील्ड आपका, जब भी एच फील्ड बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। तो अगर आपने एक मटेरियल लिया और उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आते रहेंगे। तो कितने मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से घुस सकते हैं, मतलब कि परमिएबिलिटी का मतलब होता है उसकी क्षमता, एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड, टू एबिलिटी टू अलाउ या परमिट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द मीडियम। ठीक है, आप जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसके अंदर में कितने मैग्नेटिक फ्लक्स को वो अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है, उतना उसका परमिएबिलिटी। तो अगर आप इसको परमिएबिलिटी को आप देखें तो म्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, है ना। जैसे हमारा एफ साइलेंट इक्वल टू एफ साइलेंट नॉट एफ साइलेंट आर होता था, वैसे ही हमारा म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर होता है। और म्यू आर जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 ही होगा, है ना। ये हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि म्यू नॉट जो है वो आपका लीस्ट परमिएबल मटेरियल है। मतलब कोई भी मटेरियल में म्यू नॉट, जैसे म्यू आर की वैल्यू 1 हो गई तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सबसे कम ऐसा परमिएबिलिटी है, जितना कोई भी मटेरियल में इतना तो होगा ही होगा। दुनिया की आप कोई भी मटेरियल देख लीजिए, इतना तो होगा ही होगा एटलीस्ट, है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू अगर आप देखें तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है। और इसका यूनिट याद रखिएगा, सबका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हेनरी पर मीटर, है ना। हेनरी पर मीटर इसका यूनिट है। अब आते हैं, और इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, कैलकुलेशन में यही बहुत काम आता है। इंजीनियरिंग सर्विस जैसे एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है, तो आपको ये वैल्यू अगर याद रहती है तो आपका क्वेश्चन फटफट जल्दी जल्दी बन जाता है ना। अब मैं आपको एक रिलेशन बताना चाहता हूं कि दो ऐसे मेजर हैं जिनका रिलेशन कुछ होता है। जैसे कि आपको अगर याद होगा कि Q जो होता है वो C इंटू वी होता है। अगर आपको कैपेसिटेंस याद होगा तो चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज होता है। अगर आप इसका यूनिट देखें तो यूनिट होता है
कैपेसिटेंस का फराड होता है और वोल्टेज का तो वोल्ट ही होता है, और ये चार्ज का क्या होता है, चार्ज का आपका कूलम होता है ना। अगर आप दोनों में डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर कर दें, मान लीजिए मीटर स्क्वायर कर दें, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे मीटर, तो दोनों में मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ऑब्वियसली बात है। कूलम पर मीटर स्क्वायर को अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, डी से दर्शाया जाता है। वैसे ही फराड पर मीटर अभी हम लोगों को मालूम होगा कि जो एफ साइलेंट होता है वो फराड पर मीटर होता है ना। और आपका म्यू कैसा होता है, कूलम पर मीटर, आपका हेनरी पर मीटर, सॉरी। तो एंड वोल्ट पर मीटर का वैल्यू मालूम है आपको, वोल्ट पर मीटर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला आप बचपन से जानते होंगे, डी इज टू एफ साइलेंट ई। ये फॉर्मूला बेसिकली इस रिलेशन से डिराइव होके आता है ना। तो ये इक्वेशन याद रखेगा। लेकिन ठीक है, ये तो अपन को याद है। अब एक और आपको रिलेशन याद होगा, साई इज इक्वल टू एल इंटू आई होता है। बेसिकली ये इंडक्टेंस में होता है ना, ये फ्लक्स वैल्यू, इंडक्टेंस और करंट। तो अब साई क्या है, साई तो फ्लक्स है, तो फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर में होती है, तो वेबर अपन लिख लेते हैं। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट अगर आपको याद होगा तो हेनरी में दर्शाया जाता है, इसलिए अपन हेनरी लिख देते हैं, है ना। और करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर में होती है, तो करंट की यूनिट एम्पियर लिख देते हैं। अगर हम लोग दोनों साइड मीटर स्क्वायर डिवाइड कर दें, तो यहाँ मीटर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे मीटर, है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको ये पता है वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है ना। बी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। हेनरी पर मीटर अभी आप लोगों ने देखा म्यू होता है, म्यू की वैल्यू हेनरी पर मीटर होती है। और एम्पियर पर मीटर की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद होगा, एम्पियर पर मीटर की वैल्यू आपकी नहीं, एम्पियर पर मीटर की वैल्यू एच होती है ना, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखे थे, है ना। हाँ, तो B इज इक्वल टू म्यू एच, अगर आप देखेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू एच का फॉर्मूला भी आप शायद बचपन में कभी पढ़े होंगे। तो ये बेसिकली इस फॉर्मूला से ये डिराइव होता है, साई इज इक्वल टू एल आई, जहां से अपन B इज इक्वल टू म्यू एच देखें। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, तो जितने मैग्नेटिक फील्ड के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको कभी आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ देखते हैं हम लोग क्या चीज ये कहता है। ये देखिए, अगर हम लोग एक करंट पास करें, ठीक है, यहां से हम लोग करंट पास करते हैं, तो होगा क्या, इसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो जहां जहां करंट पास होगा वहां वहां एक फील्ड जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बोल सकते हैं, और इसका स्ट्रेंथ को अगर नापने के लिए मेरे को नापना है कि इसके ये जो फील्ड जनरेट हो रहा है इसका स्ट्रेंथ नापना है, तो मैं इंटेंसिटी से नाप सकता हूं। तो आप मेरे को दो तीन चीज बताइएगा। एक है, इसका अगर मैं कॉज पूछूं, यहाँ पे एक कॉज है, तो कॉज आपका करंट है, करंट एक कारण है, ठीक है। कारण हुआ तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, इस कारण से इफेक्ट क्या बना, एक फील्ड जनरेट हुआ, है ना। फील्ड जनरेट हुआ, बट इट इज नॉट आउटवर्ड, ये बाहर के दिशा में काम नहीं कर रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ऐसे बाहर बाहर ऐसे ऐसे नहीं निकल रहा है, ये कर रहा है अराउंड द कॉज, अराउंड द कॉज, मतलब जो कारण है उसके आसपास ये फील्ड घूम रहा है, नॉट आउटवर्ड बट अराउंड द कॉज, इसका इफेक्ट है। और अगर आप इसका स्ट्रेंथ नापने जाएं तो स्ट्रेंथ इसको नाप सकते हैं क्या, इस फील्ड का स्ट्रेंथ आप एच से नाप सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अब लिख के देखते हैं। देखिए, जितना जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो हुआ और यहाँ पे आपका एक फील्ड जनरेट हुआ। ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं, ऐसे लाइंस, ये जो फील्ड है ये दूर दूर तक फैलेगा, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है, ये किस पे डिपेंडेंट करेगा, कहीं ना कहीं आई पे डिपेंडेंट करेगा। आई छोटा है तो कम फील्ड होगा, आई ज्यादा होगा तो ज्यादा फील्ड फैलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको एक रिलेशन से नापूं कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को अगर हम बढ़ाएं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, सॉरी, अच्छा अभी इसको अब ऐसा नहीं लिखते हैं अपन, मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, स्ट्रेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल टू
अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट होगा। कैसे होगा आप देखिए इसको। अगर हमारा देखो जितना लेंथ बढ़ता चला जाता है, मतलब लेंथ समझ रहे हैं ना, ये जो इसका रेडियस वाला है ये और बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, तो जितना लेंथ बढ़ता चला जाएगा उतना स्ट्रेंथ उसका कम होता चला जाएगा। दूर दूर तक अगर अपन देखें तो दूर में स्ट्रेंथ कम होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपन बात करें तो बेसिकली इसके पास में अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तगड़ा होगा, और दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कमजोर होगा। वैसे ही इसमें भी होता है कि जितना हम लेंथ, अब क्या है बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसा सर्कुलर शेप में है ना, तो इसका एक लेंथ होता है इसका। तो इसका जो लेंथ है बेसिकली अगर आप और बड़ा कर दें, यहाँ पे पहुंच जाए या फिर यहाँ पे पहुंच जाए, तो इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये ना दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेंथ लेंथ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, और अल्टीमेटली अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों प्रोपोर्शनल है कॉज के, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका कॉज बढ़ता चला जाएगा, ये कॉज के कारण ही तो ये स्ट्रेंथ और लेंथ हो रहा है ना। तो अब मैं आपको इसका फाइनल इक्वेशन बता रहा हूं जो मैं कहना चाह रहा था, कि अगर आप इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, सर्कुलर पूरा क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर दें सब चीज को। इंटीग्रेट करने का मतलब तो एडिंग होता है। आप इस स्ट्रेंथ को लेंथ के साथ, जो स्ट्रेंथ और लेंथ का कॉम्बिनेशन है, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें लगातार लगातार, तो ये कहीं ना कहीं करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि करंट जितना बढ़ेगा वैसे उस हिसाब से स्ट्रेंथ और लेंथ भी चेंज होंगे। तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ को देखें, स्ट्रेंथ किससे नापा जाता है? एच से नापा जाता है ना। और लेंथ आप देख रहे हो ये लेंथ चेंज हो रहा है, तो एच डीएल लेंथ हो गया, और इसका जो वैल्यू है वो है आपका करंट, ये आई से रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन को आम भाषा में एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ कहा जाता है, अगर आपको ध्यान होगा तो दिस इज कॉल्ड एज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और मेरे ख्याल से आप इस फॉर्मूला से रूबरू होगे, क्योंकि आप लोगों ने ईएमटी पढ़ा है, तो आप लोग इस फॉर्मूला को देखे होंगे। एच डॉट डी एल इज टू आई होता है, इट इज, लेकिन ये इंटीग्रल फॉर्म पे है। बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटीग्रल फॉर्म पे है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सर क्या हम इस इंटीग्रल को खोल सकते हैं क्या, मतलब ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, इसको आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ओपन इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट एज करंट डज नॉट एग्जिस्ट इन ओपन सर्किट। आपको पता है कि ये अगर सर्किट आपका ओपन है, सर्किट अगर ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इसीलिए इसको हमेशा एक क्लोज इंटीग्रल में जरूरी है। आपको जब भी कभी करना है तो ओपन इंटीग्रल नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्वेश्चन गेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको चार ऑप्शन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और चार ऑप्शन थे जिसमें एच ऐसा था, एच क्रॉस डीएल था, या फिर एक में इंटीग्रल साइन था। ठीक है, तो ये सारे चीजों को विदाउट इंटीग्रल वाले को आपको तुरंत स्ट्राइक ऑफ कर देना था, और जो क्लोज इंटीग्रल था उसी को आपको सेलेक्ट करना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, दूसरा, ये तो इंटीग्रल फॉर्म पे है, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म पे होता है क्या? कुछ पॉइंट फॉर्म पे अगर अपन देखें तो इसी का पॉइंट फॉर्म ऐसा भी होता है कि अगर हम, जैसे ये एच डॉट डी एल है इज इक्वल टू आई है, तो इसी को हम ऐसा लिखते हैं, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। तो यही सेम फॉर्मूला अगर आप देखें, इसको बोलते हैं एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ इन पॉइंट फॉर्म। इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको दो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के लिए याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई होता है, और अगर आप डेल क्रॉस एच करें तो इज इक्वल टू जे होता है। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ है। देखिए, इसको अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ना, मतलब क्योंकि फॉर्मूला को अपन को समझने की ज्यादा जरूरत होती है रटने के बजाय। ये फॉर्मूला को आप देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ बीच में ना मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो h की वैल्यू है ये डिक्रीज करेगी, ठीक है, ओनली परपेंडिकुलर टू h। ये क्या है, जब क्रॉस अपन करते हैं ना, तो क्रॉस करने का मतलब होता है कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर, है ना। तो ये परपेंडिकुलर टू h होगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर एक करंट है, उसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगा परपेंडिकुलर टू द एच। मतलब अगर आप जो भी जिस दिशा में भी एच हो रहा है उसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो उस दिशा में आपका वो डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन इसी के
इस डायरेक्शन में ऐसे डिक्रीज नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर दिशा में होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, क्रॉस प्रोडक्ट है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता होगा, और इसका जो पूरा ऑपरेशन हो रहा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी में ही आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एम्पियर सर्किटल लॉ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इसी के बाद आप लोगों को एक और थ्योरम बताता हूं जो आप लोग शायद पढ़े होंगे, वो है आपका स्टोक्स थ्योरम। वैसे तो आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम भी है। डाइवर्जेंस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन जनरली यूज कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं। देखिए आपको ये पता होगा कि H डॉट डी एल इज इक्वल टू आई होता है। ये हम लोगों को अभी अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था, H डॉट डी एल इज इक्वल टू आई होता है एम्पियर सर्किटल लॉ से। और हम लोगों को ये भी पता होता है कि करंट का जो वैल्यू होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी एस भी होता है ना। ये अपन को पहले से पता रहता है। और अभी हम लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ से ये भी पता चला कि J होता है डेल क्रॉस H। ये तीन चीज अपन को पता है, तो क्यों ना अपन इसको वैल्यू को रख देते हैं H डॉट डी एल, ठीक है। H डॉट डी एल को इज इक्वल टू आई है, तो आई को अपन ये रख देते हैं J डॉट डी एस, ठीक है। अगर अपन J डॉट डी एस रख दिए, अब अपन क्या कर सकते हैं, H डॉट डी एल इज इक्वल टू जे की वैल्यू तो अपन को डेल क्रॉस एच पता ही है, तो डेल क्रॉस एच हो गया इंटू डी एस हो गया। तो देखिए ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपका स्टोक्स थ्योरम को दर्शाता है कि कभी भी हमको लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल तक जाना। आपको पता है ना, मैथ्स में पढ़े होगे, एक होता है लाइन इंटीग्रल, एक होता है सरफेस इंटीग्रल, और एक होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, है ना, डीवी। तो जब कभी भी हमको लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है, हम हमेशा स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है स्टोक्स थ्योरम, H डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस H डी एस, है ना। तो ये होता है फाइनली आपका स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग फिर से अब हम लोग कुछ अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक होता है मैक्सवेल इक्वेशन। आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो मैक्सवेल इक्वेशन होता है, ये सब हम लोग ईएमटी वगैरह में पढ़ते हैं और एंटीना वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन होता है, मैक्सवेल इक्वेशन अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए ये दिए थे, इनका था, ये 4 इक्वेशन इन्होंने बताया था। पहला इक्वेशन बताया था कि मैं पॉइंट फॉर्म में बता रहा हूँ, चलो दोनों फॉर्म में बता देता हूँ, पॉइंट और इंटीग्रल में। इनका 4 इक्वेशन था, इसमें पहला इनका था डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू होता है ना। और इसी का पॉइंट फॉर्म ये था कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी होता है। ये इनका डाइवर्जेंस थ्योरम से आ गया था, है ना। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन इन्होंने दिया था कि अगर आप ई डॉट डी एल करें, ठीक है, ई डॉट डी एल करें तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। ई डॉट डी एल मतलब आप समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप लाइन से इंटीग्रेट करें तो आपको कुछ मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर इस दिशा में जाता रहता है, तो इसको आप लाइन से इंटीग्रेट करें तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल हमेशा 0 होगा। तो इसको इन्होंने ऐसे भी एक्सप्लेन कर दिया था कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप परपेंडिकुलर दिशा में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रहा है तो आप इसी दिशा में नापो, उसको इस दिशा में आप नापने जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। फिर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी दिया कि बी डॉट डी एस, जो बी डॉट डी एस होता है वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया, है ना, वो आपका 0 होगा। बेसिकली बी डॉट डी एस आपका 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका लाइन से इंटीग्रेट करोगे तभी ना कुछ मिलेगा आपको, सरफेस एरिया में आप करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसका ये इनको रख दिया था कि कभी भी आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालना है तो हमेशा 0 होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होता है, जब एक चार्ज रखा है इससे अगर कुछ चीज निकल रही है, जैसे आप मान लीजिए अपने गैस का नॉब को ऑन कर दिए हैं तो उस जगह से गैस बाहर निकल जाएगी। आपको पता है ना, डाइवर्जेंस इसी को बोलते हैं कि गैस बाहर से निकल रही है तो किसी भी दिशा में जा रही है ना। तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन से आ रही है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो आप उसका डाइवर्जेंस नहीं निकाल सकते ना। आपको ये नहीं पता कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा निकल रहा है, ऐसा ऐसा तो निकल ही नहीं रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो एक लाइन से जा रहा है और उसके अराउंड में हो रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप डाइवर्जेंस निकालने जाओगे तो हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल निकालने जाओगे, उसके परपेंडिकुलर दिशा में जाओगे तो वो हमेशा 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन का 3 इक्वेशन है। लास्ट चौथा इक्वेशन मैक्सवेल का ये था कि अगर आप H डॉट डी एल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को लाइन से इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इसका पूरा लाइन में आप जाते हैं,
तब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू आपको आई से दर्शा दी जाएगी, वही करंट की वैल्यू होती है। और इसी को पॉइंट फॉर्म पे डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे है, ठीक है। तो बेसिकली ये चार इक्वेशन है ना। चार इक्वेशन में ये मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल साहब ने क्या किया था कि इन लोगों को कंबाइन कर दिया। ये वाला जो इक्वेशन है इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं। अगर आप इस वाले इक्वेशन को बोलोगे तो इसको सोलेनॉइडल वेक्टर कहते हैं। ये वाला इक्वेशन देखोगे तो इसको इररोटेशनल वेक्टर कहते हैं। और ऊपर वाला होता है आपका गॉस लॉ या गॉस डाइवर्जेंस लॉ आप बोल सकते हो ये। तो इसी चार इक्वेशन को मैक्सवेल साहब ने बता दिया था। अगर आपको इसका मतलब इसका रोल क्या है, अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे कि सर अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, जैसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया है क्वेश्चन में, या मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, उसका अगर आपको बोलता है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप सिंपल, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन में बोला है, जैसे गेट में ये क्वेश्चन कई बार आता है, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे देता है और बोलता है कि इसको चेक करो कि ये वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, तो आप क्या करिएगा, आपको मैथमेटिक्स आता है, आप सिंपल डेल क्रॉस ई निकाल लीजिएगा। डेल क्रॉस ई निकालेंगे, अगर वो वैल्यू जीरो आ गई तो आप बोलेंगे हाँ सर डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो होता ही है, तो ये बिल्कुल वैलिड है। और अगर जीरो नॉट इक्वल टू आई तो आप समझ जाना वो इनवैलिड है। अगर कोई आपको मैग्नेटिक फील्ड दे देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, मान लीजिए एच के फॉर्म पे दे दिया, तो आप उसको बी इक्वल टू म्यू एच करके आप बी निकाल सकते हो। बी को आप क्या कर लेना, उसका डाइवर्जेंस निकाल लेना। डाइवर्जेंस अगर निकालने के बाद क्या वो अगर वैल्यू जीरो आ जाएगी तो आप समझ जाना कि वो वैल्यू वैलिड मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए अगर अब मैग्नेटिक फील्ड अपन देख रहे हैं तो एक और लॉ है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए या फिर दिमाग में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। बायोट सेवर्ट्स लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिया गया था। बेसिकली ये एक एम्पियर लॉ ही है, बेसिकली कहीं ना कहीं ये एम्पियर लॉ है, लेकिन एक करंट एलिमेंट के लिए है। मतलब अगर अपन देखें कि एक छोटू सा करंट एलिमेंट है, इतनू छोटू सा, मतलब इसको अपन डीआई भी बोल सकते हैं, एक बहुत छोटा करंट एलिमेंट है, उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हम लोग बेसिकली निकालते हैं। तो ये इसको आप बोल सकते हो एम्पियर लॉ फॉर करंट एलिमेंट के लिए ये जाना जाता है ना। तो चलिए इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता हूँ। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है, बायोट सेवर्ट लॉ का कहना था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो, आई और डीएल, ठीक है। ये डीएल लेंथ का, बेसिकली एक डीएल लेंथ का वायर अपन लिए हैं, उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। डीएल लेंथ मतलब एकदम छुटकू सा वायर, और उससे अपन करंट फ्लो करा रहे हैं, इसलिए आई डॉट डीएल है और 4 पाई आर स्क्वायर है, और ये होता है ए क्रॉस ए आर। बेसिकली ये परपेंडिकुलर दिशा है, जो भी आप ए आर लोगे उसका, ठीक है। इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, एच को एच का अगर आपको दिशा चाहिए कि एच किस दिशा में होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका किस दिशा में होगा, आप इस फॉर्मूले से आप हमेशा निकाल सकते हो। आप आई का दिशा देख लीजिए, आई किस दिशा में फ्लो कर रहा है, मान लीजिए आई आपका इस दिशा में फ्लो कर रहा है ना। क्रॉस रेडियल वेक्टर फ्रॉम करंट, ठीक है, जो रेडियल वेक्टर निकल रहा है करंट से वो आप इसमें लगा सकते हैं। रेडियल वेक्टर फ्रॉम करंट, उससे होगा आपका एच का दिशा, एच का दिशा इसी से डिसाइड होगा। और इसी को अगर b इक्वल टू म्यू एच करें तो म्यू एच में आप कर सकते हैं म्यू आई डी एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्रॉस ए आर, जो ए आर उसका रेडियल वेक्टर होगा फ्रॉम करंट जो निकल रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको कभी भी कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका अगर आपको कोई एनर्जी का डेंसिटी निकालने कोई बोलता है, आप एनर्जी का डेंसिटी निकालिए, एनर्जी का घनत्व निकालिए, तो आप सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, हाफ बी क्रॉस एच। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी निकालने में मदद होता है, और इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब, है ना। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। और अगर आपको कोई बोले कि आप मैग्नेटिक प्रेशर निकालिए, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है, उसका आप मैग्नेटिक प्रेशर आप निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है B इंटू एच। बस यहाँ पे आप हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे ये है, तो B इंटू एच मैग्नेटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी निकालने का तरीका ये होता है।